आज हम लोग देखेंगे जुडिशरी के पर्पस से जो जीएस वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं उनको देखेंगे, जिनकी उत्तराखंड जुडिशरी, मध्य प्रदेश जुडिशरी में आने की संभावना ज़्यादा ही रहती है। तो देखते हैं पहला ऑर्गेनाइजेशन, ये है IGMDP, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको APJ अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था 1983 में। फिर ये मिशन पूरा हुआ था 2012 में, 2012 में। और इसी के अंतर्गत हम लोग जितना देखते हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सारे इसी के अंतर्गत विकसित किए गए थे। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग याद रख सकते हैं, पटना, PATNA। जैसे P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, N A फॉर आकाश। हम लोग अगला देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हैं 197 देश, 197 कंट्रीज इसमें हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, 1945। इसका हेडक्वार्टर रोम में है। और ये जो है UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, विशेष एजेंसी है। इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका यह है भूख, पोषण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि है। इंडिया में इसका एक ऑफिस है जो वो हमारे न्यू दिल्ली में है। हम लोग अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, FATF, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। जो G7 का समिट था पेरिस में हुआ था, उसमें इसको किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसमें 37 मेंबर्स हैं, 37 सदस्य हैं। और इसका भारत भी एक सदस्य है। ये लिस्ट निकालता है, दो तरीके की लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है। जैसे पाकिस्तान को भी जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया था, अभी जल्दी ही न्यूज़ में था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में जानना ज़रूरी है जुडिशरी के पर्पज़ से। देखते हैं आगे। अगला ऑर्गेनाइजेशन है IUCN। इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को, 5 अक्टूबर 1948। इसका हेडक्वार्टर मार्गस, स्विट्ज़रलैंड में है। और ये 1963 से रेड डाटा बुक जारी करती है। पूछा ही भी जाता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN। 1962 में इसी की अध्यक्षता से WWF की स्थापना हुई थी। WWF का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। देखते हैं साइट्स। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। और मगर इसको लागू नहीं किया, इसको लागू किया गया 1976 से, 1976 से इसको लागू किया गया। और इसके बारे में सबसे बड़ी खास चीज़ ये है कि विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता इसी को कहा जाता है, यही है ही। इसका काम क्या है, कैसे करता है, ये जीवों और उनके अंगों को, जैसे दांत हुए, चमड़े हुए, हड्डियां हुई, सींग हुए, इन सब के व्यापार को प्रतिबंधित करता है, जिससे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इनको मारा न जाए। फिर हम लोग चलते हैं वियना कन्वेंशन पे। इसको एस्टेब्लिश किया था 1985 में। किस लिए, ओजोन संरक्षण के लिए। फिर 1995 में इसी का एक सम्मेलन होता है, जिसमें ODS, CFC, HCFC, मिथाइल ब्रोमाइड की कटौती पर शर्तें तय की गई। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब क्या होते हैं, ओजोन को डिप्लेक्ट करते हैं, क्षरण करते हैं। इसी के अधिक अधिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए ये कन्वेंशन पहली बार 1985 में किया गया, जिसको वियना कन्वेंशन कहते हैं। फिर आता है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, इसी के 2 साल बाद होता है 1987 में। ओजोन को छेड़ करने वाले पदार्थों के बारे में, वही जो ऊपर अभी हम लोगों ने देखा। फिर ये उससे थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये 16 सितंबर को ये साइन किया जाता है।
और इसी दिन को 16 सितंबर को भी जो है ओजोन दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी। CFC हेलॉन्स हुआ, मिथाइल ब्रोमाइड हुआ, यही सब जो पदार्थ हैं इसी को कम करने के लिए। और एक छोटा सा चीज़ भी इसमें है, पर्यावरण विभाग, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की स्थापना 1980 में की गई थी। अब हम देखते हैं आगे अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, जिसकी जो हुआ था, हेल्ड हुआ था 1992 में। और पहला जो हुआ था 1972 में हुआ था अर्थ समिट। इसी की 20वीं वर्षगांठ पर 1992 अर्थ समिट हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इसमें की गई थी। एजेंडा 21 भी इसी से संबंधित है। यही क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, यही सारे हैं। एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात कहाँ की गई सबसे पहले? फिर 1992 के बाद फिर से 20 साल बाद एक होता है, इसे रियो 20 कहते हैं। रियो डी जेनेरियो में 2012 में हुआ था। इस पर द फ्यूचर वी वांट एक इनका डिक्लेरेशन लेटर था। द फ्यूचर वी वांट घोषणा पत्र हुआ था, इस पर सहमति बनी थी। ये भी पूछा था द फ्यूचर वी वांट किससे रिलेटेड है, तो रियो दी जेनेरियो में जो रियो 20 हुआ था उसी से। इसने भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पृथ्वी सम्मेलन में बात की गई थी, उसी पे विकास पे सिर्फ जोर दिया गया था। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्योटो पे। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ तो 1997 में, मगर लागू इसे 2005 में किया गया, 2005 में। ये कोप का तीसरा सम्मेलन, पहला सम्मेलन बर्लिन में होता है, फिर तीसरा सम्मेलन होता है, उसमें क्योटो की बात की गई। क्योटो प्रोटोकॉल उसी को बोलते हैं, जो पर्यावरण पर खतरा पैदा करने वाली मानव गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए था। इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसों के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया। इसमें यह कहा गया कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं 6, इनमें 5% की कमी की जाएगी। कार्बन ट्रेडिंग की चर्चा सबसे पहले बार इसी में की गई, कार्बन ट्रेडिंग के लिए। भारत ने इसे 2002 में मंजूरी दी। 192 देश हैं, 192 कंट्रीज सिग्नेटरीज हैं। इसमें 6 गैसें कौन कौन सी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन PFC। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी कभी पूछा जाता है जनरल साइंस के पर्पज से भी कि एक कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू क्या होता है, कितने के बराबर हम लोग समझते हैं इसको, तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह लीगली बाउंडिंग समझौता है। हाँ, एक चीज़ ये भी आता है कि NX1 कंट्रीज़ जो हैं वो किससे रिलेटेड है। NX1 कंट्रीज़ हमारी क्योटो प्रोटोकॉल में ही बात की गई थी। इसमें NX1 कंट्रीज़ वो हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको NX1 कंट्रीज़ कहा जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं, और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ ही ज़्यादा करते हैं, इसलिए इनको NX1 में डाला गया है। और जो CDM था हमारा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म, ये भी क्योटो में ही उभर कर आया। तो इसमें ये कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, NX1 में जो शामिल देश हैं, विकसित देश, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए इनको कुछ टारगेट दिया जाएगा, और इन पे ज़्यादा जोर दिया गया कि विकसित देशों में ही ज़्यादा उत्सर्जन होता है, तो इनको इनको क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विकासशील देशों में, जो भी विकासशील देश हैं उनमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए प्रोजेक्ट लाना, और तमाम तरीके के जो नेचुरल चीज़ें उनको एस्टेब्लिश करने के लिए इसमें बाध्यता की गई। अब ये कहाँ तक सफल हुआ, क्या हुआ, आगे देखा जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए